नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के उस इलाके में जहां पर विस्थापन और विकास की कहानी साथ साथ चली। हम बात कर रहे हैं टिहरी की, पुरानी टिहरी जिसने विकास को गति देने के लिए अपना बलिदान दिया। नई टिहरी के उदयमान के साथ कहां तक पहुंची है ये विकास यात्रा, जानेंगे यहाँ के लोगों से। इसके साथ ही केवल टिहरी ही नहीं, उत्तराखंड के गठन को 16 साल हो चुके हैं। इन 16 सालों में किस तरह से उत्तराखंड की विकास यात्रा चली है, किस तरह से यहाँ के आम नागरिक का विकास हुआ है, नहीं हुआ है, सियासत मुद्दों पर भारी रहे हैं या मुद्दे सियासत का समीकरण बनाते और बिगाड़ते रहे हैं, यही जानेंगे यहाँ के लोगों से। जिस उद्देश्य से यहाँ पे उत्तराखंड बना था, हम लोगों ने और जनता ने ये सोचा है कि यहाँ पे खूब विकास होगा, रोजगार होगा, मगर ये जो है बहुत पीछे है इस हिसाब से रोजगार के और मूलभूत सुविधाओं के हिसाब से अभी हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे है। चुनाव टाइम पे सभी लुभाने भाषण देते हैं और इतना विकास नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए था। जितना हमने सोचा था कि छोटा राज्य होगा, खूब विकास होगा। फिर यहाँ पे विस्थापन की समस्या है। 15-16 साल से हमारे लोग जो हैं यहाँ पे विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं। उत्तराखंड के विकास को लेकर जो लोग आंदोलनरत रहे हैं, इसके गठन के समय के साक्षी रहे हैं, वही संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जिस उद्देश्य को लेकर राज्य बनाया गया था वो पूरा नहीं हुआ। आप बताइए कि इसकी वजह क्या रही है? जो जिस उद्देश्य को लेकर इस राज्य का गठन हुआ वो पूरा नहीं हुआ, विकास से संतुष्ट नहीं है, क्यों नहीं अब तक ये एक बड़ा मुद्दा बना और इस बार ये कितना बड़ा मुद्दा है? जी, इस समय जो विकास का मेन मुद्दा है हमारे उत्तराखंड का, वो सियासी पार्टियों की आपसी झगड़े के कारण अटकी हुई हैं। इनकी योजनाएं, जो कार्य योजनाएं बनती है या तो एसी रूम्स में बनती है या दिल्ली में बनती है, और वो अधिकारी इसकी रूपरेखा बनाते हैं जो जिनका की पहाड़ से कोई वास्ता नहीं। जब तक पहाड़ का आदमी एक अफसर पहाड़ का हो, वो इसकी रूपरेखा विकास की बनाए तो विकास गति होगा। लेकिन उत्तराखंड में आज तक इन 16 सालों से कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। हॉस्पिटलों की स्थिति हमारी दयनीय हो रही है। यहाँ पे सबसे ज्वलंत मुद्दा जो टिहरी डैम का है, उसमें हमारे लोगों ने अपनी जमीन आज 14-15 सालों की जमीनें राष्ट्र के विकास के नाम पे दिए हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के विस्थापन के मुद्दे अभी तक जो हल नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पे लगातार झील के किनारे जो 42 किलोमीटर झील आपको ये दिखाई दे रही है, उसमें लगातार दरारें पड़ रही हैं, लोगों का जीना दुभर हो रखा है। इसके लिए ग्रामीण लगातार आंदोलन करते हैं, पिछले 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं अपनी समस्याएं लेके, लेकिन सरकार की तरफ से कोई विधायक हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी सांसद तक जो है इस बात को ढंग से नहीं उठा पाते हैं। इनको केवल ये वोट की फसल दिखाई देती है, केवल वोट लेना है। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह है, कहाँ आप इस चीज़ की कमजोरी पाते हैं कि जब आप वोट देते हैं तो वोट देने के लिए नेता आपका वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन जब आपका काम होता है तो वो नहीं करते हैं। इस पूरे राज्य की सियासत जो है ये किस चक्र के आसपास घूमती हुई दिखाई देती है इस पूरे मसले में? जी मैम, मैं सबसे पहले रोजगार पे 2 बातें कहना चाहूँगा। यहाँ पे 2 पार्टियाँ हैं, कांग्रेस और बीजेपी। दोनों चुनाव के समय वादे तो बहुत करते हैं रोजगार के, लेकिन रोजगार देने में संभव कोई नहीं है। यहाँ पे 16 साल हो गए उत्तराखंड को बने हुए। रोजगार यहाँ पे एक स्थानीय मुद्दा हमारे यहाँ पे टिहरी झील का, यहाँ पे हमें कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें दर दर भटकना पड़ता है। हमारे नौजवान जो है होटलों में बर्तन मांजने को मजबूर हैं। हमें यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हम यहाँ खुद बर्तन मांजते हैं, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। अपना जो दिनचर्या है वो बड़ी मुश्किल से शाम का 2 रोटी का गुजारा कर पाते हैं। एक दूसरा मुद्दा यहाँ था, यहाँ सरकार ने वादा किया था यहाँ 70% आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुझे खुद 2 साल हो गए, मैं डॉक्यूमेंट देते हुए नेटरी कलेक्ट्रेट में, मुझे 1 रुपया भी बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला अभी। तमाम जो ठोस नीतियों का ना होना या उनका क्रियान्वयन ना हो पाना या फिर जो वादे किए गए हैं ना पूरे हो पाना, भ्रष्टाचार को कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं और ये कितना बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में बनने वाला है? यहाँ पर जो है जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, जो विधायक बन के आते हैं और कैबिनेट में मिनिस्टर मंत्री भी हैं, लेकिन उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सोचा नहीं है। भ्रष्टाचार इस तरह से हावी हो रखा है कि जहाँ भी सड़कें बनाई जा रही है या सड़कों का वो हो रहा है, सब अंदर ही अंदर टेंडर हो रहे हैं, अंदर ही अंदर गोटी हो रही है। भ्रष्टाचार में मंत्री तक को जो है कमीशन जा रहा है और ऐसी स्थिति हो रखी है कि जो हमारे क्षेत्र के नौजवान हैं, आपने अभी छोटे भाई नौटियाल जी ने बोला है कि यहाँ पर सब लोग बेरोजगार, बाहर के ठेकेदार यहाँ पे आ रहे हैं और ऐसी स्थिति हो रखी है कि स्वास्थ्य
अभी कुछ दिन पहले हम लोग देहरादून में एक हमारे चाचा जी हैं, उनको लेके गए थे। स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम पे ठगा जा रहा है, क्षेत्र की जनता को ठगा जा रहा है। हम वहाँ पे गए, वो कार्ड बिल्कुल कहीं काम नहीं कर रहा है। जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड हमको दिया जा रहा है मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और हमारे क्षेत्र में यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक जो कि कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, वो उनको सिर्फ कमीशन लेने से मतलब है। हमारे गांव के लोग कितने पलायन कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। चुनावी चौपाल में मुश्किल से 20 लोग भी यहाँ पे नहीं है। इसका कारण ये है कि गांव में कोई है ही नहीं। पहाड़ से पलायन बढ़ा है। एक आंकड़ा बताता है कि 3000 गांव 40% यहाँ पर खाली हो चुके हैं। इसके अलावा मैदानी इलाकों से भी पलायन है, लेकिन पहाड़ के इलाकों से पलायन ज़्यादा बढ़ा है। पलायन जो यहाँ पर इतना बड़ा है, इसके जो मुख्य कारण है वो क्या क्या है भ्रष्टाचार के अलावा, और क्या उसे रोकने की अभी पीछे कोई कोशिश हुई है या सिर्फ वादे और बातें हुए हैं? मैडम, इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे पहले एजुकेशन की समस्या है, रोजगार की समस्या है। लोग यहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, इसके बाद कहीं लोगों को रोजगार नहीं दिया जाता है। चुनाव मुद्दे केवल मुद्दों में रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोजगार नहीं मिलता है। नौकरी के खोज में जो है देश विदेशों में नौकरी जाते हैं। इस प्रकार का यहाँ पर तो कोई ऐसा साधन है नहीं कि लोगों को ठगा जा रहा है। टीडी डैम यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर रोजगार लोगों को मिलना चाहिए था। यहाँ पर झील बनी हुई है, मत्स्य पालन का लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। शिक्षा के आधार पर लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। लेकिन मैडम, ऐसे राजनीतिक लोगों ने केवल पढ़े लिखे नवयुवक लोगों के साथ केवल खिलवाड़ किया है। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। यार, बहुत परेशान हूँ। नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई, इधर उधर मत घुमाओ। आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। सुपर बाइक से लेकर ट्रक तक सब दौड़ाते हैं। सारे देश का इंजन हम ही तो चलाते हैं। HP लुब्रिकेंट्स A to Z आपके काम आते हैं। छुट्टे नहीं है, टॉफी देता हूँ। ए ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र प्राकृतिक संपदा से भरा पड़ा है, लेकिन भ्रष्टाचार की ये बानगी है। अवैध खनन यहाँ पर बड़ी मात्रा में लगातार इसमें आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते रहे हैं। अवैध खनन यहाँ पर कितना बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में है? अवैध खनन ने बहुत प्रभावित किया है इसमें, मगर हमारे जो यहाँ पे समस्या है इस अवैध, जैसे ये रेत है झील में, एक झील में 2 नियम बनाए हुए हैं इन्होंने। उत्तरकाशी वालों को तो रमाना दे रहे हैं, चिन्याली सौड़ में रमाना मिल रहा है। हमारी बिलंगना घाटी में घनसाली और पिलकी में जो है रेत स्टोर हो जाती है, उन्हें घोड़े खच्चर वैसे उठा के ले जाते हैं। उनके लिए दुनिया भर के नियम वो बना देते हैं कि तहसीलदार अलग परेशान कर रहा, पटवारी अलग परेशान कर रहा, नायब तहसीलदार उन्हें अलग परेशान कर रहा है। भाई अवैध है, वो अवैध है, वैध नहीं है। हम सरकार से ये चाहते हैं, आने वाली सरकार से भी और वर्तमान में जो है उनसे भी हम ये चाहते हैं कि भविष्य में जो है हमें रमाना दिया जाए, यहाँ पे सरकार के पास वो पैसा जाए, ना कि बेचौलियों के जेब में जाए।
हमारी सबसे बड़ी घाटी का ये है कि हमें एक रेत हमारे मुंह के आगे होते हुए हमें श्रीनगर से रेत लाना पड़ता है, जो कि 16,000 और 20,000 रुपये में हमें एक ट्रक रेत पड़ता है, जबकि हमारे मुंह के सामने उस रेत की कॉस्ट लगाई जाए तो 5,000 रुपये में पड़नी चाहिए वो रेत, मगर इतना हमें 10,000 रुपये फालतू देना पड़ता है। तो कितना नुकसान होता है, जो पैसा जो है आपको फालतू देना पड़ता है, या इस तरह के अवैध खनन से जो राज्य को नुकसान होता है उससे आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सकता है, तो राज्य को, आम आदमी को कितना बड़ा नुकसान देखते हैं, और आम आदमी इस बार इसे कितने बड़े मुद्दे के रूप में यहाँ पर देख रहा है? मुद्दा वही है मैडम, मुद्दा वही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, रेत माफिया जो है खनन माफिया जो है अपना काम कर रहे हैं, उनकी जेब भरी जा रही है, आम आदमी परेशान है। इस समय जो है आम आदमी जो है विकास की तरफ जाएगा, और मैं समझता हूं कि अगर वोट की तरफ मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार की तरफ जाएगा और बीजेपी को वोट पड़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो राजस्व का एक बहुत सा हिस्सा जो कि आम आदमी की सुविधाओं के लिए लगना चाहिए वो भ्रष्टाचार की भेंट पड़ जाता है, और यहाँ पर जो प्रभावित होता है वो आम आदमी के हित प्रभावित होते हैं। किस तरह से शिक्षा और स्वास्थ्य, जो कि बुनियादी ढांचा माना जाता है किसी भी विकास के पहिए का, उसकी स्थिति यहाँ पर क्या है और किस तरह से वो प्रभावित हुआ है, कितना बड़ा मुद्दा वो बनने वाला है इस बार के चुनावों में, हम जानते हैं। शिक्षा को लेकर यहाँ की स्थिति कैसी है? हमने ये सोचा था कि जब हमारा उत्तराखंड का निर्माण होगा, उत्तराखंड सरकार बनेगी, तो शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन बड़ी खेद की बात है, सरकार गांव में तो अनेक विद्यालयों की उन्होंने स्थापना कर दी, लेकिन बहुत से ऐसे विद्यालय जिनमें अध्यापक है ही नहीं। विशेषकर बेसिक स्कूल की जो बुनियाद है वो बहुत ही कमज़ोर है। यहाँ पर कोई सुंदर न तो कोई केंद्रीय विद्यालय है, हम चाहते थे कि कोई हमारे इस इलाके में जो है केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो जाए, बेसिक जो हमारे स्तर के विद्यालय हैं उनमें जो है आमूलचूल परिवर्तन हो जाए। लेकिन कभी एक सरकार बनती है, कभी दूसरी सरकार का निर्माण होता है, लोग केवल जो है बातों को बात बना करके चले जाते हैं, लेकिन विकास के जो कार्य हैं, शिक्षा का जो उन्नयन का कार्य है वो कोई नहीं कर पाता। इसमें जो है परिवर्तन होना चाहिए, ऐसी कोई सरकार आ जाए। जो पहाड़ी इलाके होते हैं, या आप देख सकते हैं कि काफ़ी कठिन दुर्गम इलाके होते हैं, वहाँ पर संपर्क एक बहुत बड़ी समस्या होता है, और संपर्क के साथ ही जो अन्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो पूरी तरह से प्रभावित होती हैं। वो किस तरह से इस बार यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं आप बता रहे थे कि काफ़ी यहाँ पर कमज़ोर हैं, कितना बड़ा मुद्दा वो इस बार बनने वाला है? स्वास्थ्य ऐसा है कि जब गवर्नमेंट के अंदर कोई स्वास्थ्य विभाग में जब मतलब कोई ट्रेनिंग करता है डॉक्टर, उसका एक बॉन्ड हो जाए 2 साल का कि आप स्वास्थ्य विभाग में इसकी तैनाती करेंगे, आप ड्यूटी देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आते हैं, बाहर उनको पैकेज अच्छा मिलता है, बाहर भाग जाते हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य जो प्लान का हमारा रास्ता हो रहा है स्वास्थ्य और शिक्षा से हो रहा है। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा अगर बढ़िया हो जाए पहाड़ के अंदर तो ये प्लान रुक जाएगा। तो मूलभूत सुविधाओं की कमी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा रही है, पलायन का एक बहुत बड़ा कारण है। पलायन का एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पर ये भी है कि जो युवा है उसके लिए तकनीकी संस्थान जो है उपलब्ध नहीं है। जब तक यूथ स्किल्ड नहीं होगा तब तक वो अपना रोज़गार भी नहीं जुटा पाएगा। जो अलग उद्योगों से रोज़गार प्राप्त करने की बात है, नौकरियों की बात है, वहाँ पर सरकारी कमज़ोरी की बात यहाँ पर सामने आई है। लेकिन स्वरोज़गार की योजनाएँ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विफल साबित हुई हैं। आप यहाँ पर युवा हैं, आपको क्या लगता है कि स्वरोजगार के लिए जिस तरह से यूथ को स्किल्ड होना चाहिए, तकनीकी संस्थान होने चाहिए, वो कितना बड़ा मुद्दा इस बार यहाँ बनने वाला है? सर, यहाँ पर जो भी सरकार ने इस समय किया है हमारे यूथ के लिए कुछ नहीं किया है। मैं खुद बीपीएड करके एमपीएड करके 4,000 पे यहाँ पर काम कर रहा हूँ। ऐसा केंद्र यहाँ पे मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे ITI केंद्र होना चाहिए था, जिससे हमारे जितने बेरोजगार लोग हैं और स्वकेंद्र से जुड़े और ITI करके अपना भरण पोषण तो कर सकें। लेकिन ऐसा इस सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया, और ये मुद्दा जो है इस चुनाव में भारी पड़ने वाला है सरकार पे। आपदा पहाड़ों में कभी भी आ जाती है, हमेशा आई, लेकिन केदारनाथ की आपदा ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। उसके बाद इस बार के चुनावों में ये कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है मैम। मोरओवर ये है कि
पहाड़ हमारा चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है। यहीं पर जहाँ पर हम बैठे हैं ऊपर बड़ी पहाड़ है। यहाँ से जब आपदा आई थी, बरसात हुई थी, तो यहाँ के लोग इतने भयभीत, मतलब अगल बगल के सारे लोग इतने भयभीत हुए कि रात को उनको घर छोड़ना पड़ा। इधर उधर स्कूलों में, बेसिक स्कूलों में अपना प्रबंध करना पड़ा। तो कितनी आदमी को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इवन तक पशु यहाँ छोड़ गए थे, वो छोड़ के भाग गए थे। तो यहाँ का एटमॉस्फेयर भी ऐसा है कि अभी की जो आपदा की बात तो रही, जब बरसात नहीं हुई तो खेतों में किसी ने बीज तक का अंकुर तक डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला? कि हम ऊपर वाले पर डिपेंड हैं। और यहाँ पर जब तक किसी विशेष ठोस नीति से यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं होती है, तब तक यहाँ पर आपदा ही आपदा है। पहाड़ की जवानी और पानी, पहाड़ के काम नहीं आ रहा। यहाँ पर इतना बड़ा डैम बना है, लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों का उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसका लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पूरी खेती बाड़ी लोगों की बंजर पड़ी है। इस बार जो जितनी भी फसल बोई गई, एक भी अंकुर पैदा नहीं हुआ। अगर इस बांध से यहाँ पर हमें पानी लिफ्ट करके ऊपर दिया जाता, तो आज हमारे लोग जो है पलायन नहीं करते और लोग खुशहाल होते, अपनी खेती बाड़ी से अपना रोजगार स्वयं जो है लोग पैदा कर सकते थे। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट का मेन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। Petroleum products will not last forever. There is an urgent need to conserve these scarce resources like diesel and fuel by adopting good driving habits, better maintenance of vehicles, by use of public transport instead of own vehicles. So friends, let us contribute in saving the fuel and help the nation. Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं। बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे, और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी, अकेली सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है। हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ही एक केंद्र सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया, विमुद्रीकरण का। और चारों तरफ ये भी कहा जा रहा है कि विमुद्रीकरण इस बार के चुनावों में बड़ा मुद्दा बनने वाला है। उत्तराखंड में इसका क्या कुछ असर पड़ेगा, यहाँ पर जानते हैं। विमुद्रीकरण का मुद्दा उत्तराखंड में कितना प्रभावी है? क्या ये यहाँ पर कोई मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है? नहीं, चुनावी मुद्दा तो कुछ नहीं है मैडम, लेकिन ये है कि नोटबंदी पे जो हुआ वो बहुत अच्छा डिसीजन हुआ।
कि उससे काफ़ी फायदा है लोगों का, गरीब लोगों का अच्छा फायदा है। जो पूंजीपति लोग थे उनका नुकसान हुआ, उससे हमें क्या लेने देना, लेकिन हमारा तो गरीब लोगों का अच्छा फायदा हुआ इस समय। विमुद्रीकरण का असर चुनाव पर अवश्य पड़ेगा। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष करके यहाँ पर विमुद्रीकरण का बहुत अच्छा लाभ हुआ और किसी लोग कोई परेशानी यहाँ पर नहीं हुई। आज तक जितनी जैसे लोग कह रहे हैं कि बैंकों में लाइन लगी रही, लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार बड़े बड़े शहरों में रही होगी, लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार कोई परेशानी नहीं हुई। और ये विमुद्रीकरण मुद्दा जो है बहुत ही अच्छा है और इससे देश प्रगति पर आगे बढ़ेगा और हमें विश्वास है कि इससे जो है प्रगति और जो विकास का कार्य है वो और आगे बढ़ेगा और देश जो है आगे बढ़ने में ये सक्षम होगा। मुद्दे वही रहे हैं, सियासतदान बदलते रहे हैं, राजनीति यहाँ पर बदलती रही है। किस तरह का गुणागणित हुआ है कि जो मुद्दे हैं आम लोगों के वो हल यहाँ पर नहीं हुए हैं। यहाँ की जो उथल पुथल भरी राजनीति है, आपको क्या लगता है वो कितनी जिम्मेदार है यहाँ के मुद्दों को यथावत रहने का? जो समस्याएं हैं उनको एज इट इज रहने का, समस्याएं जस की तस हैं, राजनेता बदल जाते हैं, समस्याओं पर वो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन समस्याएं फिर भी नहीं बदलती। देखिए मैडम, यहाँ पे आपने देखा होगा कि पिछले 2.5 साल में या 3 साल में सरकार के मुख्यमंत्री बदल जाते हैं और कितनी खरीद फरोख्त होती है। सबको कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है, जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। जब तक कोई सरकार स्थिर होती है तब तक उसको गिराने का काम किया जाता है या फिर बनाने का काम किया जाता है। जनता बेवकूफ़ बन रही है और स्पष्ट बहुमत कहीं नहीं हो रहा है और हर कोई विधायक खरीदने की बात कर रहा है, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है। और इस समय जनता ने मन बना लिया है कि वो स्पष्ट बहुमत की सरकार देगी और अच्छी सरकार देगी ताकि क्षेत्र का विकास हो सके और क्षेत्रीय जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। तो यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उत्तराखंड में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो भी एक बड़ा मुद्दा है, वो भी एक बड़ा समस्या का कारण है। तो ये पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तराखंड में क्यों नहीं आती है, स्पष्ट बहुमत क्यों नहीं मिल पाता है, इसकी आप क्या वजह मानते हैं और इस बार लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? जी मैडम, लोग इस मुद्दा को इस समय बहुत ही सजग से ले रहे हैं और ये इस समय का जो मतदाता है, युवा मतदाता इसको बड़ी सोच समझ को वोट करेगा और ऐसे नेताओं से बचेगा जो दल बदल करके जो है लोगों के बीच में छलावा कर रहे हैं। सही मतदान होगा, सही नेता को, स्थानीय नेता को पकड़ा जाएगा, स्थानीय नेता को वोट किया जाएगा, विकास करने वाले नेता को वोट किया जाएगा, जो जनता के बीच में बराबर सेवा करता हो, जनता के बीच में बराबर सेवा करता हो, उस नेता को जब वोट किया जाएगा तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इस समय हमें बिल्कुल उम्मीद है, चाहे वो पार्टी में हो चाहे पार्टी से बाहर हो, लेकिन जो सेवा करने वाला नेता हो उसी को वोट पड़ने वाली है। इस समय जनता बिल्कुल सजागर हो चुकी है, किसी प्रकार की जनता इस समय की छलवा में आने वाली नहीं है। उत्तराखंड की जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मजबूत मानी जाती हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिला मतदाता भी मौजूद हैं, जिनकी ये शिकायत भी है कि लगातार महिलाओं की बात होती है, महिलाओं को शक्ति का केंद्र माना जाता है, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में उनकी ये शक्ति नज़र नहीं आती है, उनको इतना प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। क्या है यहाँ महिलाओं के मुद्दे और किस तरह से वो मानती हैं कि अगर महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले तो किस तरह से वो यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं अगर समान प्रतिनिधित्व मिले। कुछ महिला हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कितना मुश्किल होता है पहाड़ की लड़कियों का जीवन, किस तरह की मुश्किलें सामने आती हैं जब आप स्कूल जाती हैं, कोई और काम करती हैं या रोजमर्रा के काम आपको करने होते हैं? यहाँ कॉलेज की परेशानी है और कई सारी सुविधाएं हैं। और किस तरह की परेशानी आपके सामने आती है जब आते हैं? रास्ते दुर्गम होते हैं या कॉलेजेस आपके दूर दूर होते हैं या पहाड़ी वातावरण का डर बना रहता है? किस तरह की मुश्किलें आप महसूस करती हैं? कई सड़कें बंद हो जाती हैं और जाने की दिक्कत होती है, फिर ऐसी कोई परेशानी होती है। क्या लगता है कि अगर महिला प्रतिनिधि ज़्यादा होंगी तो वो महिलाओं की, पहाड़ की महिलाओं की बेसिकली जो समस्या है उनको ज़्यादा समझेंगी? जी मैम, बिल्कुल समझेंगी। लेडीज़ तो लेडीज़ों की बात ही समझते हैं ना, तो हाँ जी। जैसे किसी भी चीज़ में यहाँ पे हम कुछ भी काम करते हैं, जैसे गांव पहाड़ में तो यही होता है लेडीज़ों की घास वास खेती वेती, पर उसमें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। जैसे भैंस भी पालनी है तो दूध का भी हमारे यहाँ पे कुछ वो नहीं है कि कहाँ देना है, कुछ रेट नहीं है। किस तरह से जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनको दिक्कतें आती हैं रोज़मर्रा के जीवन में, हो चाहे पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो चाहे कामकाज का क्षेत्र हो? पढ़ाई लिखाई के लिए भी यहाँ पे भी कुछ ऐसे खास वो नहीं है। स्कूल की भी बड़ी दिक्कत है। अब जैसे बच्चे हैं हमारे तो उनके लिए भी यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है, स्कूल का इतना माध्यम नहीं है कि उनकी शिक्षा सही से कर पाए हैं। तो आज हमने जानी उत्तराखंड के टिहरी में नंदगांव के लोगों की मन की बात। देख सकते हैं कि जिस तरह से देवभूमि में चुनावी दंगल घमासान पर है, उसी तरह से मतदाता भी यहाँ पूरी तरह से सतर्क हैं, सजग हैं, अपने अपने मत के हथियार के साथ
क्या वोट देंगे, किस तरह से ये वोट देंगे, ये तो 15 फरवरी को तय होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर चाहते हैं कि लंबे समय से जो उनके मुद्दे चले आ रहे हैं, अब वो केवल मुद्दे ना रहें, जो समस्याएं हैं वो केवल समस्याएं ना रहें, बल्कि उनका समाधान निकाला जाए, वो समाधान में तब्दील हो। और इसी को लेकर इस बार ये अपने चुनावी हथियार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज की इस चौपाल चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।